नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न हम आपके लिए इस वीडियो नोट में लेकर आए हैं, जिसमें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और आपकी थ्योरी और थॉट्स इनसे संबंधित आपसे प्रश्न यहाँ पे साझा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके रिवीजन में भी सहायक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैंने 2 प्रश्न आपसे पूछे हैं, उन प्रश्नों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आपका बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है आपका कि अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कौन सी है। तो अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली को अरस्तु ने नाम दिया है पॉलिटी। जो शासनों में अरस्तु ने शासन में जो विभाजन दिया था, जो वर्गीकरण किया था, उसको आपको ध्यान में रखना है। और सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली अरस्तु के अनुसार कौन सी है? पॉलिटी। ठीक है। और अरस्तु की रचना कौन सी है? पॉलिटिक्स। कौन सी रचना है? पॉलिटिक्स। दूसरा देखिए, राज्य को व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का साधन मात्र मानने वाला जो विद्वान है वो कौन है? तो वो विद्वान है दोस्तों जॉन लॉक। जॉन लॉक राज्य को व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने वाला क्या मानते हैं? साधन मानते हैं। कौन? जॉन लॉक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द पॉलिटिक्स रचना किसकी है? ये अरस्तु की है। पॉलिटिक्स रचना किसकी है? अरस्तु की है। अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब किसकी है? तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब किसकी है? रूसो की है। किसकी है दोस्तों? रूसो की। ऑन लिबर्टी आपसे पूछी जाए, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी है? तो ये है J.S. मिल की। J.S. मिल की किताब है ऑन लिबर्टी। द पॉलिटिक्स अरस्तु की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की और ऑन लिबर्टी J.S. मिल की किताब है। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपको परीक्षा में बार बार पूछी जाती रही हैं। द प्रिंस ये रचना किसकी है? तो ये मैकियावली की रचना है। और मैकियावली का जन्म कब हुआ ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो ने लोकतंत्र को राज्य का किस प्रकार का रूप माना? प्लेटो ने लोकतंत्र को राज्य में किस प्रकार का रूप माना है? तो प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र जो है वो शासन में, राज्य में निम्नतर रूप है। क्या है? निम्नतर रूप है। तो फिर से समझ लीजिए इस प्रश्न को। प्लेटो ने लोकतंत्र को राज्य में शासन का किस प्रकार माना? तो निम्नतर रूप माना। यह कथन किसका है? प्रसिद्ध है, आपको पता भी होगा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन वह बाद में खुद को बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाता है। रूसो का कथन है। किसका कथन है? रूसो का। रूसो कहते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो जन्म से क्या होता है? स्वतंत्र होता है, लेकिन बाद में वो सर्वत्र मतलब सभी जगह से, सभी दिशाओं से खुद को बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाता है। ये कथन किसका है? रूसो का। ठीक है। तो ऑन लिबर्टी किताब J.S. मिल, द प्रिंस, मैकियावली, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, पॉलिटिक्स अरस्तु। और यहाँ पे प्लेटो ने लोकतंत्र को माना निम्नतर रूप, और मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हुआ लेकिन बाद में जकड़ा हुआ मिला बेड़ियों में, ये रूसो ने कहा। एक प्रसिद्ध पुस्तक और है, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ये किताब किसकी है? तो ये किताब है जॉन लॉक की। किताब किसकी है? जॉन लॉक की। जॉन लॉक किस देश से संबंधित थे? जैसे जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ ना, वैसे वैसे आपके दिमाग में क्लिक होते जाना चाहिए। मैं सभी कुछ आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला, थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। वह विद्वान जिसने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। एक विद्वान है जिन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया, और वो न्याय के सिद्धांत को कहते हैं कि शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है। जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स। ठीक है। अज्ञान का पर्दा किसका था? जॉन रॉल्स का। ऐसे आपको चीज़ें कनेक्ट करके देखनी पड़ेंगी। तो वो विद्वान जिसने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की श्रेणी में रखा, संज्ञा दी, वो है जॉन रॉल्स। ओके दोस्तों। राजनीति विज्ञान के अभिजन सिद्धांत के समर्थक विचारकों में, प्रश्न देखिए, समर्थक विचारकों में प्रमुख विचारक कौन से हैं? लॉसवेल है, सी राइट मिल्स है, शुम्पीटर है, मोस्का है, आदि। ठीक है। और अभिजनवादी सिद्धांत के लिए आपको नाम क्या याद रखना पड़ेगा? परेटो। क्या याद रखना पड़ेगा? परेटो। नेक्स्ट देखिए, फिर से आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा ये। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की आधारशिला किस सिद्धांत पर टिकी हुई है? प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की अवधारणा दी, उस आदर्श राज्य की अवधारणा का सिद्धांत क्या है? आदर्श राज्य कब स्थापित होगा? जब न्याय की स्थापना होगी।
न्याय की स्थापना कब होगी? जब प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करेंगे, दूसरे वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वहाँ पर स्थापना होगी। तो आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर टिकी हुई है। न्याय के आधार पर आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह विचार किस विद्वान का है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। देखो, शासक जो होता है, शासक वर्ग जो होता है, एक तो शक्ति और विशिष्ट चालाकी, इन दो चीज़ों से वो शासन करते हैं। ये कथन किसका है? परेटो का। और परेटो का संबंध किससे है? अभिजनवादी सिद्धांत से, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है ना। तो ये राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। लास्ट में मैं इनको फिर से आपको रिवाइज कर दूंगा नीचे से ऊपर। अब आपके लिए इसमें एक छोटा सा प्रश्न है, इसका आप जवाब मुझे देंगे कि निम्नलिखित में से नैतिकता को राजनीति से पृथक करने वाला विद्वान कौन है? अरस्तु, हॉब्स, मैकियावली या लॉक? जरूर कमेंट में आंसर मुझे दे दीजिएगा। इसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो नोट में आपको बता देंगे। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके लिए तुलनात्मक राजनीति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति का आरंभ हुआ। वो कौन सी क्रांति थी? व्यवहारवाद। कौन सी क्रांति थी? व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद से संबंधित जो विद्वान हैं, जो व्यवहारवाद जिन्होंने दिया था, उस विद्वान का नाम आप मुझे कमेंट में बता सके तो बता दीजिए। शर्माइए मत कमेंट करने में। कमेंट मत कीजिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। ये साथ साथ आपका माइंड का एक होमवर्क चल रहा है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व कौन से? ध्यान से देखिए। लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्तियों का विभाजन है और दोहरी शासन व्यवस्था है। ये भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व हैं, विशेषताएं भी आप कह सकते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति के विज्ञान में एक विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, जो कौन सी थी? व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद से संबंधित विद्वान है डेविड ईस्टन। और डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कितनी मान्यताएं दी थी, ये आप मुझे बताइएगा या फिर खुद आप रिकॉल कर लीजिएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था में प्रमुख तत्व हैं, लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्तियों का विभाजन है, दोहरी शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट देखिए, भारत की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और गलत करके आते हैं, संभावना रहती है। तो इस प्रश्न को तो यहीं पे बिल्कुल तोड़ के रख दीजिए कि भारत की संसदीय व्यवस्था में यदि प्रश्न आ जाए कि कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, तो संसद के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति। हमारी व्यवस्थापिका क्या है? संसद है। तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन के द्वितीय सदन का नाम लॉर्ड सभा है। पहला प्रश्न तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिया कि इंग्लैंड के द्वितीय सदन क्या है? लॉर्ड सभा। ठीक है। अब देखिए, इसकी सदस्यता का आधार क्या है? सबसे बड़ी बात तो इसकी सदस्यता का आधार क्या है? वंशानुगत है। चुनाव नहीं होते, वंशानुगत है। तो ब्रिटेन के द्वितीय सदन का नाम लॉर्ड सभा है और इसकी सदस्यता का आधार क्या है दोस्तों? वंशानुगत। नेक्स्ट देखिए, वह देश जिसके अंतर्गत संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण अपनाया गया है वो है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। तो फ्रांस के बारे में आपके प्रश्न आएंगे, हम आगे और भी समाहित करते जाएंगे। तो ये फ्रांस ऐसा देश है जिसके अंतर्गत संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों के गुणों को समाहित किया गया है। ऐसी मिश्रण प्रणाली है फ्रांस की। ओके दोस्तों, यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस के किस संविधान के अंतर्गत पांचवें गणराज्य की स्थापना की गई? तो 1958 के संविधान के अंतर्गत पांचवें गणराज्य की स्थापना की गई। किसके अंतर्गत? फ्रांस में। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व क्या है? देखिए, प्रश्न बड़ा अजीब है, अटपटा है, लेकिन आ सकता है कि अमेरिकी राजनीति का सबसे रंगीन और आकर्षक तत्व क्या है, ये हमसे पूछा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति का पद जो है दोस्तों, ये अमेरिकी राजनीति का सबसे कलरफुल और अट्रैक्टिव तत्व है। ओके। नेक्स्ट देखिए, पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका किस देश की है? तो इंग्लैंड की संसद। पूरे विश्व की यदि हम बात करें शक्तिशाली विधान पालिका की बात हम करें तो इंग्लैंड की जो संसद है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उसके बारे में मेरे दोस्तों ये कहा जाता है कि पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा ये इंग्लैंड की संसद हर काम कर सकती है। ये बहुत ही पावरफुल है।
संवैधानिक सरकार का एक अर्थ यह भी है क्या कि ये क्या होती है, सीमित सरकार होती है। जो संवैधानिक सरकार होती है इसका अर्थ इस बात से लिया जाता है कि ये एक सीमित सरकार होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये सीमित सरकार क्यों है ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। सीमित सरकार से तात्पर्य क्या है? तो शासन व्यवस्था किसी परंपरा या रीति रिवाज के हिसाब से नहीं चलती, संविधान में उल्लेखित नियमों के आधार पर चलती है, ये है सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का एक अर्थ सीमित सरकार भी होती है क्योंकि ये शासन व्यवस्था किसी परंपरा या रीति रिवाज के हिसाब से नहीं चलकर संविधान में उल्लेखित नियमों के आधार पर चलती है। अब आपके लिए इस पोर्शन में भी एक प्रश्न है जिसको आप मुझे आंसर देंगे। मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो नोट में इसका हल बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है भारत, यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड। सही जवाब कमेंट में छाप दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों हम आपको जल्दी से अब इसको रिकॉल करवा देते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप हमें देंगे। ओके, देखिए चलते रहिए ऊपर। सीमित सरकार का मतलब होता है शासन व्यवस्था किसी परंपरा या रीति रिवाज से ना चलकर संविधान के नियमों के हिसाब से चले। संवैधानिक सरकार को सीमित सरकार भी हम कहते हैं। पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका यदि किसी देश की तो वह है इंग्लैंड की संसद। अमेरिकी राजनीति का सबसे रंगीन और आकर्षक तत्व है अमेरिका के राष्ट्रपति का पद। फ्रांस के किस संविधान के अंतर्गत 5वें गणराज्य की स्थापना की गई? तो 1958 के संविधान के अंतर्गत। मैंने कम से कम आपसे 4 से 5 प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे हैं, तो आप जवाब जरूर दीजिएगा। वह देश जिसके अंतर्गत संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों का मिश्रण है शासन प्रणाली का, तो वो है फ्रांस। ब्रिटेन के द्वितीय सदन का नाम है लॉर्ड सभा और इसकी सदस्यता का आधार क्या होता है? वंशानुगत। भारत की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व हैं लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्तियों का विभाजन है, दोहरी शासन व्यवस्था है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति शुरू हुई, जो कौन सी क्रांति थी? व्यवहारवाद। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक आपसे ये प्रश्न मैंने पूछा था, फिर से बता देता हूँ। निम्नलिखित में से नैतिकता को राजनीति से पृथक किसने किया था? अरस्तु, हॉब्स, मैकियावेली, लॉक। जवाब दीजिए। नेक्स्ट देखिए, यह विचार किस विद्वान का है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? तो ये परेटो का विचार है। परेटो किससे संबंधित है? अभिजनवादी सिद्धांत से। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की आधारशिला किस सिद्धांत पर टिकी हुई है? तो न्याय के सिद्धांत पर। राजनीति विज्ञान के अभिजन सिद्धांत के समर्थक विचारकों में प्रमुख है लासवेल, सीराइट मिल्स, शुम्पीटर, मोस्का आदि। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर से, वह विद्वान जिसने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा? तो जॉन रॉल्स। 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक किसकी है? जॉन लॉक की। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बाद में वो बेड़ियों में जकड़ जाता है, ये किसका कथन है? रूसो का। प्लेटो ने लोकतंत्र को राज्य का किस प्रकार का रूप माना? तो निम्नतर रूप, सबसे नीचा। द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली की। ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? J.S. मिल की। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी है? रूसो की। द पॉलिटिक्स किताब किसकी है? अरस्तु की। राज्य को व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का साधन मात्र किसने माना? तो जॉन लॉक ने। अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कौन सी है? पॉलिटी, जिसको उसने पॉलिटी नाम दिया है। तो दोस्तों ये आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण 1 लाइन प्रश्न दिए थे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब दें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपके लिए ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। चैनल और वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।